तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। नूरुल हुदा उन्हें टोकते हुए तानिया की तरफ मुड़े। ये दोनों अगर 5 मिनट और ऑफिस में रहे तो भौचाल आ जाएगा और तुम्हें लिए बगैर ये टिकेंगे नहीं। इसलिए तुम इन दोनों के साथ जाओ, तुम्हारा काम तारिक देख लेगा। ओके, तानिया सार हिलाकर बोली तो मैं जल्दी से आगे हुआ। हम सिर्फ आप ही को लेने नहीं आए, आप भी हमारे साथ चलें। वो पलटने लगे थे, रुक कर पूछा, खैरियत? दादा जान का बर्थडे है और आप हमेशा भूल जाते हैं, तो हमने सोचा इस बार आपको खुद ही लेने आ जाते हैं। चलें। उज़ैर बोलते हुए पास आकर उनके बाजू थाम कर बोला, सॉरी बेटा, मैं इस बार भी नहीं आ पाऊंगा। एक पल में उनके चेहरे के इज़लात तन गए थे। उमैर को बहुत बुरा लगा था। क्यों? मेरी फॉरेन डेलीगेशंस के साथ मीटिंग है, मैं कैसे आ सकता हूँ? उज़ैर बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोला, मीटिंग कैंसिल कर दें। उन्होंने भी बच्चों की तरह उज़ैर को पुचकारा, समझा करो बेटा, मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती। तो फिर आपने आज के दिन मीटिंग रखी ही क्यों? सबके पता है 29 नवंबर को दादा जान का बर्थडे होता है और हम सब मनाते भी हैं। इससे पहले कि नूरुल हुदा उसे बहलाने को कुछ और बोलते, तानिया ने कहा, जाने दो उज़ैर, पापा नहीं आएंगे, मीटिंग वाकई बहुत अहम है। नूरुल हुदा ने इसकी बात पर चौंक कर उसे देखा। वो जानते थे कि तानिया जानती है कि वो जिस दिन फॉरेन डेलीगेशन की बात कर रहे हैं वो कल दोपहर को वापस जा चुका था और उसी बात ने उन्हें चौंका दिया था। फिर उन्होंने तानिया का चेहरा देखा तो समझ गए कि उसने जो कुछ भी कहा है उनका भरम रखने के लिए नहीं कहा, बल्कि वो उन पर जता रही है। वो शर्मिंदा हो गए और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। तानिया ने इशारे से उजैर और उमैर को चलने के लिए कहा और वो खुद वो छोटे छोटे कदम उठाती नूरुल हुदा के सामने जा रुकी। आप दादा जान का बर्थडे कभी नहीं भूलते हैं ना पापा? उन्होंने बस उसे देखा और चुपचाप वहां से चले गए। हाई क्लास की बाकी खवातीन की तरह मरियम फारूकी को भी सोशल वर्क का बहुत शौक था। हाँ, मगर ये बात तो थी कि तरजीहात की लिस्ट में उनके बच्चे सबसे पहले आते थे। किसी वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस को उन्होंने कभी भी बच्चों से ज्यादा अहमियत नहीं दी। इस दिन भी क्लब के मेंबर्स की ज्वाइंट मीटिंग थी, मगर वो माजरत करके उठ गई। उनके पहुंचने तक कसरे फारूकी में अच्छा खासा हंगामा बपा हो चुका था। लॉन चेयर्स के साथ रखे टेबल से गुब्बारों का एक गुच्छा बड़े एहतमाम से बंधा हुआ था और शौक रंग के हर गुब्बारे पर हैप्पी बर्थडे लिखा नजर आ रहा था। राहदारी में ऐसे गुब्बारे हर जगह बंधे थे। वो हर तरफ का जायजा लेती सिटिंग रूम में पहुंची, जहां रखा भारी फर्नीचर न जाने किस तरह खिसका कर मनपसंद कोनों में घुसाया गया। जिसके बाद खाली पड़े कलीन पर लकड़ी की ऊंची पुश्त वाली कुर्सी एक छोटे से टेबल के साथ बिल्कुल दरमियान में रखी थी, जिसके सामने और दाएं और बाएं कुशन पड़े हुए थे और बहुत से गुब्बारे इजाफी आराइश के तौर पर यहाँ भी सजाए गए थे। मरियम फारूकी ने अपना सर पीट लिया। ये क्या हो रहा है इस घर में? खतीजा बहादुर रशीदा वो एक एक करके तमाम मुलाजमों को आवाज देने लगी। एक मुलाजिम किसी कोने से निकलकर सामने आया। जी बेगम साहिबा, ये फर्नीचर यहाँ से क्यों हटाया है और ये गुब्बारे किसने बांधे हैं? जी वो, मरियम समझ गई। अच्छा, तो ये इन तीनों की हरकत है। कहाँ हैं ये तीनों? किचन में। अब वहां ये लोग क्या तूफान मचाएंगे? वो बड़बड़ाती किचन की तरफ चल पड़ी। डाइनिंग रूम से बाहर तक सुनाई देते कहकों से पता चलता था कि वो तीनों अपनी पसंद का कोई कारनामा कर चुके हैं और किचन के दरवाजे से दाखिल होते ही उनके ख्याल की तस्दीक भी हो गई। किचन इस तरह फैला हुआ था जैसे दो ताकतवर फौजों के दरमियान घुसान का रन पड़ा हो। फर्श पर पड़े अजीब से आमेजे से बचते हुए उनकी नजर बहादुर पर पड़ी। वो दोनों पैर उठाकर स्टूल पर रखे बैठा, दोनों हाथों से अपना खिचड़ी बालों पर वाला सर पकड़कर बंद आंखों से आगे पीछे झूलता हुआ जैसे अपने अंदर उठते उबाल को दबाने की कोशिश कर रहा था। उस पर नजर हटाकर उन्होंने किचन टेबल के गिर्द खड़े अपने सपूतों को देखा, जो सामने रखी प्लेट में कोयले जैसी चीज को देखकर बुरी तरह हंस रहे थे। ये क्या लगा रखा है तुम तीनों ने? और ये क्या चीज है? न चाहते हुए भी वो छिड़क कर बोली। साथ ही प्लेट में रखे अजूबे के बारे में सवाल किया। केक। उजैर ने बड़ी सादगी के साथ यक लफ्जी जवाब दिया, जबकि बाकी दोनों सूरत हाल की नजाकत को देखकर खामोश रहे। ये केक है? वो हैरान हुई। किसने बनाया है? आप ही ने, वो फौरन बोला। तानिया ने खींचकर हाथ उसकी गद्दी पर मारा। इस वार्निंग के साथ ही इसने बयान बदल दिया। नहीं उमैर ने, मैंने कब बनाया? उसने आंखें दिखाई। तुम लोग कभी चुप भी कर जाया करो, वो डांट कर बोली। और तुम? वो तानिया की तरफ मुड़ी। हद करती हो तानिया, बड़ी हो, बजाय इसके कि भाइयों को टोको तुम भी उनके साथ मिल गई। हम तो बस दादा जान के लिए बर्थडे केक बना रहे थे। उसने कमजोर सी आवाज में सफाई दी। उमैर ने इस जुमले को उचक कर कहा। वो अलग बात है कि ओवन से कोयला बरामद हुआ है। और वो तीनों खी खी कर हंसने लगे। वो कुछ नरम होकर बोली, केक मैं बेक कर देती हूँ, मगर एक शर्त पर। क्या? तीनों हम आवाज होकर बोले। जितनी देर में मैं फ्रेश होकर आती हूँ तुम तीनों किचन साफ करोगे और बहादुर सिर्फ निगरानी करेगा। उठो बहादुर, और देखना इनमें से कोई भागने ना पाए। वो जा चुकी तो बहादुर सीना चौड़ा करके स्टूल से उठ खड़ा हुआ। चलें उमैर साहब, आप फर्श साफ करें और तानिया बीबी आप उजैर साहब के साथ मिलकर बर्तन धोएं।
इतना मारूंगी ना, याद रखोगे। तानिया ने धमकाने के अंदाज में हाथ उठाया तो बेचारा बहादुर वहीं दबक गया। उमैर ने डस्टर उठाया और जाकर बहादुर के हाथ में दे दिया। चले बहादुर साहब, फर्श साफ करें, फिर आपको बर्तन भी धोने हैं। मरियम वापिस आई तो बहादुर रगड़ रगड़ कर फर्श साफ कर रहा था। इन्होंने तीनों को घूरा जो खुद भी गड़बड़ा गए थे। क्या कहा था मैंने? हम तो फर्श साफ कर ही रहे थे, बहादुर खुद ही। शट अप! उन्होंने तानिया को बीच में ही चुप करा दिया। फिर बहादुर को एक तरफ स्टूल पर बैठने को कहा और इन तीनों से पूरा किचन साफ करवाया। इनको मुंह बंद करके काम करता देखकर बहादुर दांत निकाल रहा था और वो तीनों इसके दांत देखकर आंखें, मगर मामा की मौजूदगी की वजह से उन्हें कुछ नहीं कह सके। वो जब केक बेक कर चुकी तो तीनों को लेकर सिटिंग रूम में आ गई और उनके अरेंजमेंट को छेड़े बगैर उन्हीं से सारा फर्नीचर उसकी जगह पर वापस रखवाया। उठवाते वक्त उन्होंने सिर्फ ऑर्डर्स दिए थे, अब खुद भारी फर्नीचर उठाना पड़ा तो अक्ल ठिकाने आ गई। हाय मामा, बाजू दुख रहे हैं। फर्नीचर सेट करके तीनों कालीन पर ढेर हुए कराह रहे थे। जितना चाहे शोर मचा लो, मुझ पर कोई असर नहीं होगा। उन्हें भी पता था मामा पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए जल्द ही कराना भूल कर कैरम खेलने बैठ गए और साथ में मरियम को भी मिला लिया। 9 बज गए हैं मामा, मैं दादा जान को बुला कर लाती हूँ। केक काट लेते हैं। 9 बजते ही तानिया उठ गई। अपने पापा को तो आ जाने दो, उनके टोकने पर वो तल्ख लहजे में बोली। 29 नवंबर के दिन पापा की वापसी 2-2:30 बजे से पहले नहीं होती, मगर बाबा जान तो हर बार उनका पूछते हैं। वो रसान से कहकर चुप हो गई। ठीक है, केक नहीं काटेंगे पर खाना तो खा सकते हैं, उसने बिल आखिर उनकी बात मानकर कहा और अजहर फारूकी को बुलाने चली गई। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के बाद कोई आवाज नहीं उभरी तो तानिया ने दरवाजे की नोक पर हाथ रखकर जरा सा घुमाया और दरवाजा बेआवाज खुलता चला गया। कमरे की हल्की जंग रोशनी में तानिया ने अंदर झांका तो निगाह सीधी कदीमी तर्ज के बने गैस से जलने वाली आतिशदान पर लगी तस्वीर पर पड़ी और हमेशा की तरह आज भी तानिया को तस्वीर सांस लेती हुई महसूस हुई। अजहर फारूकी आतिशदान के सामने रॉकिंग चेयर पर बंद आंखों के साथ नीम दराज थे। डेट डायरी बंद के सीने पर रखी थी और एक हाथ उस डायरी पर था और दूसरा हाथ बेजान से अंदाज में उनके सुनहरे फ्रेम की ऐनक को पकड़े गोद में धरा था। आतिशदान रोशन था और कमरे में फैली जर्द रोशनी उसी से निकल रही थी, जिसने माहौल को पूरा असरार बना दिया। तानिया ने आहिस्तगी से दरवाजा बंद किया और दरबे कदमों चलती उनके सामने कारपेट पर बैठ गई। उन्हें आवाज देते हुए वो हिचकिचा रही थी कि कहीं वो सो न रहे हों। फिर कुछ सोच कर उसने अपना हाथ उनके घुटने पर रख दिया। कर्नल अजहर फारूकी बहुत जोर से चौंके। यह अंदाज तो किसी के पहचान था। उन्होंने तड़प कर अपनी आंखें खोल दी, मगर उन्हें ही दिखाई नहीं दिया। तानिया ने उन्हें आंखें खोलता देखकर कुछ कहा था, मगर उन्हें कुछ सुनाई ही ना दिया। उनकी आंखें किसी और ही मंजर में उलझ गई थी। उनके कान उस आवाज को सुन रहे थे जिसे एक बार और सुन लेने की ख्वाहिश बरसों से उनके दिल में थी। तानिया के एक गैर इरादी अमल ने उन्हें बहुत पीछे धकेल दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबा। आतिशदान के सामने रॉकिंग चेयर पर नीम दराज अजहर फारूकी ने उसकी गुनगुनाती आवाज भी सुनी थी और उसका अपने कदमों में बैठना भी महसूस किया था, लेकिन फिर भी वो आंखें बंद की उस पल का इंतजार करते रहे जब वो उनकी सारी थक्कन समेट लेती और फिर उसने बहुत आहिस्ता से उनके घुटने पर हाथ रख दिया। अजहर फारूकी ने धीरे से आंखें खोलकर आसमानी रंग के कपड़ों में मलबूस उस आसमान की परी को देखा, जिसके चेहरे के गिर्द बिखरे लंबे सुनहरी माइल घने बाल रात और चांद का अक्स लग रहे थे। वो धीरे से मुस्कुरा दिए। वो खिलखिला कर हंस पड़ी। हैप्पी बर्थडे दादा जान। थैंक यू बेटा, वो बोले और शिकायत करने लगे। तारीख बदलने में बस चंद मिनट ही बाकी हैं। अब जाकर बाप को विश करने का ख्याल आया है। सॉरी बाबा जान, मुझे याद था, बस हादी भाई का इंतजार कर रही थी कि वो आ जाएं तो केक साथ नहीं काटेंगे। बोलते हुए वो जरा सी तपाई की तरफ खिसक गई और केक पर लगी कैंडल को जलाने के लिए माचिस उठा ली। अजहर फारूकी ने सवाल किया, नूरुल हुदा अभी नहीं आया? नहीं, तो फिर उसे आ जाने दो। माचिस जलाते उसके हाथ वहीं रुक गए। बाबा जान, 12 तो बस बजने ही वाले हैं और सालगिरह तो अपनी तारीख पर ही अच्छी लगती है, मगर इंतजार कर लेने में कोई हर्ज नहीं। अपनी बात कहकर वो उठे और खिड़की के साथ रखे स्टडी टेबल पर तरतीब से रखी किताबों में से एक किताब उठाकर उसके वर्क पलटने लगे और वो चुप सी हो गई। फिर उसने उंगलियों में दबी माचिस की तीली को जलाया और जब रक्स करते नन्हे से शोले का अक्स उसकी आंखों में चमकने लगा तो फूंक मारकर माचिस बुझाते वो उठ गई और साथ ही तपाई पर से केक की प्लेट भी उठा ली। अपने नजरअंदाज किए जाने पर उसके चेहरे से छलकती तकलीफ जिसे वो आज अपने दिल में महसूस कर रहे थे, उस दिन उन्होंने देखी भी नहीं थी। वो दरवाजे तक भी नहीं पहुंची थी कि हॉर्न के तेज आवाज सुनाई दी। हादी भाई आ गए, कहकर उसने प्लेट वापस रखी और बाहर की तरफ दौड़ गई। भागते हुए लाउंज से गुजर कर वो इंटरेस्ट डॉड की तरफ बढ़ी। ठीक इसी वक्त नूरुल हुदा दरवाजा खोलकर अंदर आने लगे और सामने से आती लड़की से टकरा गए और इससे पहले कि वो उन्हें साथ लेकर दूसरी तरफ जा गिरती, खुद को संभालते हुए नूरुल हुदा ने उसे भी संभाल लिया।
अरे भाई आराम से गिर जाओगी। उसे खुद से अलग करते हुए वो बोले, हाय दादी, अगर तुम्हारा उर्दू ओलंपिक्स में हिस्सा लेने का है तब भी दौड़कर ग्रेस जाने की क्या जरूरत है। उसे झिंझल सा छोड़कर वो लाउंज की सीढ़ियों में बढ़ गए तो वो पीछे से बोली, हादी भाई कहाँ जा रहे हैं? अपने कमरे में वो प्लेट कर बोली। जी नहीं, पास आकर उनका बाजू थामते हुए बोली, आप मेरे साथ चल रहे हैं, तुम्हारा इस वक्त काउंटिंग का प्रोग्राम है। वो घबरा कर बोले, हालांकि वो थक चुके थे और फौरन सोना चाहते थे। फिर भी उनके लहजे में उकताहट की बजाय वही नरमी थी जो उस लड़की के लिए मखसूस थी। नहीं भाई, बाबा जान के पास चलने को कह रही हूँ, वो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। बाबा जान अभी तक जाग रहे हैं, वो चौंक कर बोले, उसका मतलब आज तो देर से आने पर डांट पड़ेगी और पढ़नी भी चाहिए, मगर इस वक्त बाबा जान आपकी क्लास लेने के लिए नहीं बल्कि अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आपको इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ, आज तो 29 नवंबर है। वो सर पर हाथ मार कर बोले। फिर इसकी तरफ देख कर कहा, अगर मैं भूल ही गया था तो तुम मुझे याद नहीं करवा सकती थी। एक्सक्यूज मी, वो बुरा मानकर कहने लगी, आप तो हर साल भूल जाते हैं, हमेशा मुझे ही याद करवाना पड़ता है, वरना खुद से आपको उनका बर्थडे याद भी नहीं रहता। ओके ओके, वो जल्दी से बोले, ये झगड़ा बाद में देखेंगे, अभी बाबा जान के पास चलो। फिर उसके कंधों पर बाजू फैलाकर साथ लिए वो बाबा जान के कमरे में आ गए। आइए बरखुरदार, कब से आपका इंतजार है। बाबा जान उन्हें देखते ही बोले, हैप्पी बर्थडे। नूरुल हुदा बाजू पर डाला कोट बेड पर उछालकर उनसे बगलगीर हुए। सॉरी बाबा जान, इस बार मैं भूल गया। उनसे अलग होते हुए उसे कुन अखियों से वो देखकर उसे छेड़ने के लिए बोले, उसे मुंह फुलाकर रुख फेर लिया।